खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर पुलिस के एक ऐसे सेल का जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये खोज है साइबर क्राइम और फ्रॉड का, जिसने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है। ये खोज है आज के डिजिटल क्राइम का। ये खोज है इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का। जराइम पेशा अफराद और फ्रॉडिये हर दौर में दस्तयाब मवासिलाती निजाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। कभी कबूतर और खत पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते थे, तो अब के जदीद दौर में ईमेल्स, मोबाइल फोन्स और एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही हैं और जराइम पेशा अफराद इन्हीं के जरिए शहरियों को लूट रहे हैं और इनका इस्तेसाल कर रहे हैं। जैसे जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, इसी तरह क्रिमिनल्स और फ्रॉडिये भी मुतारिक हो गए। कोई माली फ्रॉड का शिकार हो रहा है तो किसी को हरासा किया जा रहा है, किसी की सरेआम इज्जत उछाली जा रही है तो किसी की जाती जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरी परेशान थे कि वो अपने जख्मों की मरहम कहां से हासिल करें, क्योंकि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA पर पहले ही बहुत वर्कलोड था। तो इस सूरत में मुतासरा शहरियों के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी परेशानी बयान कर सके। साइबर क्राइम और फ्रॉड की बढ़ती शरह को देखते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा पुलिस से ये काम लेने का फैसला किया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया, जिसका काम सिर्फ ये है कि साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड और सोशल मीडिया एप्स के जरिए किसी भी किस्म के क्राइम का शिकार होने वाले शहरियों की दाद रसी करना। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना है कि पीका एक्ट के सेक्शन इस यूनिट को इख्तियार दिए गए। अगर हम क्राइम को देखें तो क्राइम डे 1 से जब से स्टार्ट हुआ तो पहले ख़त यूज़ किया जाता था, कबूतर के पैर पे बांध के वो भिजवाया जाता था और उसको दूसरे बंदे को जब रिसीव होता था उसमें जो भी चीज़ होती थी, इस तरीके से क्राइम होना स्टार्ट हुआ। फिर ख़त के लिफाफे आ गए, ख़त लिखे जाते थे, पोस्ट किए जाते थे, मेल होती थी और वो रिसीवर को या तो थ्रेट किया जाता था या उसको हरास किया जाता था या उसको डिफेम करने का कहा जाता था कि हम तुम्हें इस तरह से डिफेम करेंगे। पर्पज़ ये होता था कि उन्होंने बेनिफिट्स लेने होते थे, या तो फाइनेंशियल हैं या किसी से फिज़िकल ताल्लुकात रखते हैं या किसी की ज़मीन का मसला है, तो इस किस्म की जो फाइनेंशियल पीछे उनके टारगेट्स होते थे वो अचीव करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती गई, फिर लैंडलाइन नंबर आया, लैंडलाइन नंबर पे भी यही था कि जी कॉल की, किसी को थ्रेट कर दिया। अब आजकल जिस दौर में हम बैठे हैं बेसिकली ये IT का दौर है, इसमें गैजेट्स यूज़ होती हैं हर काम के लिए। तो जब क्रिमिनल ने देखा कि IT इतने इम्प्रूव हो गई है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा वो क्यों ना इसको यूज़ करें क्राइम करने के लिए। तो जो क्राइम मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप है उसके थ्रू या लैपटॉप यूज़ करके और अपनी वेबसाइट्स बना के वो क्राइम किया जाता है और लोगों को फ्रॉड किया जाता है, उनके साथ उनको हरास किया जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है, वो साइबर क्राइम में आता है। अब हमने इस पर किस तरीके से काम शुरू किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इनिशिएटिव लिया, पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है 2016 में वो नाफिजुल अमल हुआ। उसमें सेक्शन 30 में पहले तो वफाकी तहकीकाती इदारा, वो मजाज था कि इसकी सारी तफ्तीशें करे, बट जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस पर तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि FIA का एक अपना तरीक़ाकार है, एप्लीकेंट जाता है वहाँ एप्लीकेशन देता है, फिर वहाँ पर एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, अगर इंक्वायरी में जो अक्यूज़ है वो गिल्टी हो तो फिर FIR रजिस्टर की जाती है और फिर तफ्तीश आगे चलती है। पुलिस जो है वो फौरी तौर पे रेमेडी देती है हर किसी को जब भी उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ हो। तो उसके सेक्शन 30 में, पीका एक्ट के सेक्शन 30 में तरमीम की गई, पुलिस को मजाज बनाया गया कि आप भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर कंप्लेनेंट आपके पास आता है। अब इसमें थोड़ी सा इश्यूज़ थे कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि FIA ने डील करने, कौन से ऐसे हैं जो कि पुलिस ने डील करने। तो पीका एक्ट में फिर साथ ही एक एंटी रेप एक्ट भी नाफिजुल अमल हुआ, उसमें भी 2 शेड्यूल थे। तो ये डिसाइड हुआ कि जहाँ जहाँ पीका एक्ट के साथ PPC के सेक्शन लग रहे हैं पुलिस उसकी तफ्तीश कर सकती है।
किस्म के हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें ख़वातीन को हरास किया जाता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, वो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि अपलोड कर दें। फिर उसमें जो हमारा अक्यूज़ है उसके भी मल्टीपल उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या तो वो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प लेना चाह रहे होते हैं तो ब्लैकमेल करते रहते हैं, कितने पैसे हमें भेज दो तो हम तुम्हारी तस्वीरों को अपलोड नहीं करेंगे, या फिज़िकल रिलेशन रखना चाह रहे होते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा होते हैं, उन्हें कुछ ख़वातीन के साथ ताल्लुकात रखे होते हैं, उनकी तस्वीरें इनके पास होती हैं तो वो उसमें ब्लैकमेल करते हैं। ये केसेस भी हम डील करते हैं और इसमें हम प्रॉपर जो सेक्शंस ऑफ लॉ है वो इम्प्लीमेंट करके हम अक्यूज़ जो है उसको चालान करते हैं। दूसरी टाइप जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। अक्सर मैसेज आता है कि जी हम फ़लाँ प्रोग्राम से बात कर रहे हैं और आपका इतना इनाम निकला है, आप काइंडली इसमें 500 रुपीज़ का बैलेंस लोड करवा दें ताकि आपका इनाम आपके घर भिजवाया जा सके। वो 500 से बात शुरू होती है, होते जितना बंदे को ट्रैप कर सकते हैं लाखों रुपए में वो पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं और फिर इस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। इस किस्म की भी क्राइम्स को हम डील कर रहे हैं, हम उसमें अपनी FIR दे रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, हम लोकेट करके ऐसे जो अक्यूज़ हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो गैंग्स हैं, उन पे रेड्स करते हैं, उनको अरेस्ट करके लोगों की रिकवरी इंश्योर कराते हैं। तो किसी के साथ भी अपनी प्राइवेट पिक्चर्स जो है वो शेयर ना करें। आपके अपने मोबाइल में हैं, उस मोबाइल में रखें और उसकी सिक्योरिटी जितने सेटअप्स हैं हमारे मोबाइल में अवेलेबल होते हैं वो आप उसको एक्टिव करें। सेकंड चीज़ जो इसमें है, फाइनेंशियल फ्रॉड तभी कमिट होता है जब आपके पास वन टाइम पासवर्ड, जिसको OTP भी कहते हैं हम, वो अगर आप किसी और के साथ शेयर करेंगे तो वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक कर सकता है, वो आपका जो ABL या आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट बैंक्स की हैं, वो भी हैक हो सकती हैं। तो ये कभी भी अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। किसी स्ट्रेंजर की कमेंट पे आपने नीचे जवाब नहीं देना। आपको नहीं पता कि उस स्ट्रेंजर जिसने वो मेन एक अपनी पोस्ट अपलोड की हुई है, बेशक वो फेसबुक पे हो, वो इंस्टाग्राम पे हो, वो ट्विटर पे हो, आप जब नीचे कमेंट करते हैं तो हमें ये फील होता है, जब आईओ आपसे ये पूछेगा कि आपका इस बंदे से ताल्लुक़ क्या था, सिर्फ ये जवाब देना कि जी वो मेरा फेसबुक फॉलोअर है, वो मेरा ट्विटर पे फ्रेंड है, तो ये चीज़ भी आपसे बाद में तफ्तीश में पूछी जा सकती है। तो मेजर जो दो चीज़ें हैं जिसमें मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की, उसमें आपने अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना, चाहे वो अपने आप को जो मर्ज़ी आइडेंटिफाई करवाए। सेकेंडली, आपने अपनी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। साइबर क्राइम विंग के DSP अहमद उस्मान ने वाजिया किया कि साइबर क्राइम विंग में दरखास्त के मरहले से लेकर फाइनल तहकीकात तक तमाम प्रोसेस बहुत सादा है, जिसमें मुतासरा शहरी को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर जो साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर अभी जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, अगर किसी बंदे को साइबर क्राइम से रिलेटेड हरासमेंट, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल फॉर्जरी, स्पैमिंग, स्पूफिंग, कोई मसला होता है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर आएगा। यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर हमारा डेस्क कायम किया गया स्पेशल इसके लिए। वो दरख्वास्त रिसीव करेगा। अगर किसी को दरख्वास्त नहीं लिखना आती है तो यहाँ हमारा अमला बैठा है, वो दरख्वास्त लिखवाएगा भी, वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हम उसको प्रॉपर प्रोसीड करते हैं। हमारे यहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर, साइबर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया। वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और फीमेल ऑफिसर्स भी बैठी हुई हैं। जो भी साइल या साइला आती है वो यहाँ पे आके दरख्वास्त अपनी जमा करवाते हैं। अगर वो दरख्वास्त नहीं लिख सकते या उनको नो हाउ नहीं है तो वो हमारा जो अमला है वो इनको लिख के देगा, उनको पढ़ के सुनाएगा जो वो अपनी दाद रसी चाहते हैं। वो करने के बाद उस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा। एंटरटेन करने के बाद उस दरख्वास्त के ऊपर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। जब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया है, काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बनता है इससे, तो फिर ये दरख्वास्त इस ऑफिस से
ऑपरेशंस विंग में भेजी जाती है पर्चा दर्ज करने के लिए। पर्चा दर्ज करने के बाद उसकी तफ्तीश फिर थानों में कायम साइबर क्राइम यूनिट के पास जाती है। हमारे पास बेसिकली जो इख्तियार दिया वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसको आमतौर पर लोग पीका कहते हैं। पीका ने ये इख्तियार दिया है पुलिस को, उसके दफ़ा 30 के अंदर अमेंडमेंट आई है कि पुलिस भी कॉग्निजेंस ले सकती है, जो कि पहले सिर्फ एफआईए के पास, जो कि पहले सिर्फ एफआईए के पास था और उनका साइबर क्राइम बर्डन ज़्यादा होने की वजह से ये बनाया गया। ये लेजिस्लेचर ने एक अमेंडमेंट की। अच्छा, इसके अंदर तमाम किस्म का फाइनेंशियल क्राइम मौजूद है, फाइनेंशियल फोर्जरी मौजूद है, आपकी हैकिंग मौजूद है, आपके सोशल मीडिया डुप्लीकेशन अकाउंट से बन जाते हैं, फेक आईडीज़, फेक अकाउंट्स, स्पैमिंग, स्पूफिंग, फिशिंग करते हैं, वो आया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, किसी बंदे की न्यूड पिक्चर्स लीक हो जा बनाना, उसको लीक करना, उसको शेयर करना, मतलब मुख्तलिफ जराइम हैं जो पीका कवर करता है। तो वो पूरे का पूरा पीका एक्ट का इख्तियार पुलिस के पास आ गया, तो पुलिस इन तमाम एक्ट्स को देख रही है। साइबर क्राइम विंग के हेडक्वार्टर में 2 लैब्स बनाई गई हैं, जहां अपने काम में माहिर लोग साइबर क्राइम्स और फ्रॉड से मुतासरा शहरियों को इंसाफ दिलाने के लिए मसरूफे अमल हैं। इन्वेस्टिगेशन के साइबर क्राइम विंग के बाहर हम मौजूद हैं। इंचार्ज साइबर क्राइम हसनैन फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आने वाले साइल को कैसे एंटरटेन किया जाता है और कैसे यहाँ पे आने वाले साइल के साथ गुफ्तगू की जाती है। हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू आपका। ये बताइएगा कि ये फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे आने वाला साइल कैसे आता है और उसको कैसे एंटरटेन किया जाता है। ये फ्रंट डेस्क है या जिस डेस्क पे ये बैठे हुए हैं, इनके साथ कैसे बातचीत की जाती है और कैसे इसको रजिस्टर किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साइल हमारे पास आते हैं साइबर के मुतल्लिक़, पहले तो उनका जो बाहर हमारा मेन गेट पे एंट्री होती है उनको गाइड किया जाता है कि ऊपर फैसिलिटेशन सेंटर है, ये हमारा साइबर का फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे जितने भी साइबर के मुतल्लिक़ विक्टिम्स आते हैं, एप्लीकेंट आते हैं, उनकी एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। अगर किसी ने एप्लीकेशन ना लिखी हो तो फिर ये हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, ये एप्लीकेशन उनकी लिखता है और कंप्यूटराइज करता है और उसके बाद उनको पढ़ाई जाती है। पढ़ा के उनको वेरीफाई करके जो है उनको फिर उनके सिग्नेचर वगैरह ये लड़के ले लेते हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन को डायरी नंबर लगा के उसको एप्लीकेंट को पार्क कर देते हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं वो साइबर फ्रॉड के मुतल्लिक़ आ रही हैं, तो हम उसको उन एप्लीकेशंस पे जो है ना वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, उनको हम ट्रेस भी कर रहे हैं, उन पर FIR रजिस्टर भी कर रहे हैं। अच्छा हसनैन साहब, ये बताएं कि इसमें FIR का क्या तरीक़ाकार है कि आने वाला साइल जब आपके पास आता है उसमें आप कैसे वेरीफाइड करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद FIR के लिए कैसे कहा जाता है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टिगेशन विंग की है, ऑपरेशन विंग इसमें FIR दर्ज करता है। जी, ऑपरेशन विंग इसमें FIR दर्ज करता है, लेकिन चूँकि ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं तो इसलिए इनिशियल जो उनकी वेरिफिकेशन है सिर्फ उसके एंटीसीडेंट की वेरिफिकेशन होती है, पार्टिकल्स की वेरिफिकेशन होती है और उसकी प्लेस ऑफ इंसिडेंट और जो जिस टाइप का क्राइम है उसकी वेरिफिकेशन होती है कि ये क्राइम किस तरह फॉलो करता है। फिर उसको चूँकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस पायलट प्रोजेक्ट होने के नाते हम इधर ही उसको चेक करके तो ऑपरेशंस विंग में हम भिजवा देते हैं कि इसकी FIR ये रजिस्टर की जाए और कंसर्न PS में फिर वो FIR रजिस्टर्ड होती है। नाज़रीन, सोशल मीडिया लैब की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इंचार्ज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हसनैन फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखेंगे इस लैब के अंदर, सोशल मीडिया लैब के अंदर ऐसा क्या होता है कि जहां पर वेरीफाइड की जाती है एप्लीकेशन या उस मवाद को वेरीफाइड किया जाता है जो कि इनको मुयस्सर होता है और उस मवाद को कैसे वेरीफाइड किया जाता है। इस तमाम तर सवालात के जवाब हम लेंगे हसनैन फारूक साहब से। हसनैन साहब, ये आपकी कौन सी लैब है? हमारे पास वो मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि हम इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, वो एक सिंपल फ्रॉड है और एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए हमारे पास जितने भी वो आते हैं, केसेस आते हैं, उनकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो तफ्तीश के लिए आते हैं, तो हम इस लैब में हमारे ये लड़के बैठे हुए हैं, ये उसको साइंटिफिकली उसको देखते हैं, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और ट्रेस करते हैं। जो हमें हेल्प चाहिए हो FIA से, फिर हम कंसर्न IO को गाइड कर देते हैं कि ये FIA के लिए हेल्प की ज़रूरत है, तो उस पर हम एप्लीकेशन वगैरह लिख के और कवरिंग लेटर वगैरह लगा के तो FIA को हम भेज देते हैं। ट्रेसिंग के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, हम जो है उसको हैकर्स को, हमारे ये लड़के जो हैं ये BCS क्वालिफाइड हैं, MCS क्वालिफाइड हैं, ये भी उनका जिस तरह वो हैक करते हैं इसी तरह उसी सेम तरीक़ाकार के साथ जो पैटर्न के साथ जो है वो हम भी उनको टैकल करते हैं।
वो इसका थोड़ा सा शायद मीडिया में बताना उसका मुनासिब नहीं है, लेकिन हम उसका जो हैकिंग जो है वो उसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। यानी कि जवाब भरपूर आप लोग की जानिब से भी दिया जाता है? यस, बिल्कुल हम दे रहे हैं, ज़रूर देंगे। और अभी तक जो चूँकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और इसको आपने चूँकि लाहौर पुलिस से शुरू किया गया, अब तक कितने ऐसे केसेस हैं जिनको आप लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं और कितने अंडर प्रोसेस? जी, हमारे पास जो है 625 जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे, उसमें से हम 250 के करीब जो ऐसे केसेस हैं वो उनको हम ट्रेस कर चुके हैं। और उनको कैसे ट्रेस आउट किया जाता है, कोई एक हमें दिखाएं आप इसमें? उसको ट्रेस आउट करने के लिए वो मैंने आपको बताया कि कुछ जो उसको ट्रेस आउट करने के लिए हमारे ये लड़के काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए काम कर रहे हैं। हैकिंग होती है या सोशल मीडिया पे जो उसके जो कमेंट्स वगैरह हैं, उसके लाइक्स हैं, उसकी फॉलोइंग है, उसको किस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को ट्रेस करके उस कंसर्न जो है एक्यूज है उस तक पहुँच जाते हैं। मज़ीद अगर हमें ना इसका इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो हम उसका IP चेक करवा लेते हैं कि कौन सा इंटरनेट ये यूज़ कर रहा है, उस इंटरनेट से हम जो है उस तक मुलज़म तक पहुंच जाते हैं। अच्छा स्नैन साहब, ये तो आपकी IT लैब हो गई, अब दूसरी लैब आपकी कौन सी है? दूसरी लैब हमारी वो है जो सिंपल हमारा फ्रॉड है, वो मोबाइल के मुतल्लिक़ है, वो हमारा दूसरी लैब, हम उसको वो भी दिखाते हैं आपको। आइए नाजरीन, अब दूसरी लैब में चलते हैं जहाँ पर फ्रॉड के जो ज़्यादातर केसेस को कैसे लैब से टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, साइबर क्राइम यूनिट में मौजूद हैं और इनकी दूसरी लैब है, एविडेंस लैब के अंदर हम जा रहे हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें हैं, कैसे शवाहिद हैं। हसनैन साहब, क्या यहाँ पे ऐसा क्या है इस लैब के अंदर? ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2 पार्ट में तकसीम किया हुआ है, एक सिंपल एक सोशल मीडिया की ट्रेसिंग के लिए और एक साइबर फ्रॉड की ट्रेसिंग के लिए। ये हमारी जो लैब है ये साइबर के फ्रॉड के मुतल्लिक़ जितने केसेस हैं उनको ये डील कर रहे हैं। हमारे पास इसमें राउंड द क्लॉक जो लड़के काम कर रहे हैं, 22 लड़के हमारे पास जो इस लैब में काम करते हैं। जितने हमारे पास केसेस साइबर फ्रॉड के मुतल्लिक़ होते हैं तो उन केसेस को हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं लड़के हैं, ये बड़े हाईली क्वालिफाइड भी हैं लड़के और इनका एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा है। इन्होंने बड़े जो है लाहौर में जो है बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी इन्होंने ट्रेस किए हैं। इससे कबल जो है अभी ये टोटली साइबर के मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं। तो जो ही FIR कोई रजिस्टर होती है साइबर के मुतल्लिक़ तो वो इनको मार्क कर दी जाती है कि फॉर असिस्टेंस। तो ये टेक्निकली जितनी भी असिस्टेंस है साइबर फ्रॉड के मुतल्लिक़ वो ये लड़के कर रहे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे उसको देखते हैं, किसी की अगर CDR निकलवानी है, कोई IMEI ट्रेक करवाना है, कोई जायज़ कैश सीधी पैसा वगैरह का जो है वो उसकी हिस्ट्री वगैरह लेनी है, तो ये ले के उसको मुतल्लिक़ उसकी लोकेशन ले के और उसका ओनरशिप और ID कार्ड वगैरह लेके मुकम्मल एक केस तैयार करके जो है फ़ी लड़का जो है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो केस मार्क किया गया उसने लेना। फिर एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर लेते हैं, इनको गाइडलाइन हम देते हैं और ये ख़ुद भी लड़के इस काबिल हैं कि इनको सिंपली आप एक केस दे दें, उस केस पे मुकम्मल जो चीज़ इन्होंने चेक करनी है, जिस तरह की SOPs हैं ये उस पर अमल दरामद करते हैं मुकम्मल तरह से और उसको ट्रेस करके वो जो कंसर्न इंस्पेक्टर हैं या IO हैं उनको देते हैं कि ये जो है आपकी इतनी हमने इस हद तक हमने काम कर दिया, इससे मज़ीद आगे आप इसको गिरफ़्तार कर लें और पकड़ लें और फिर जो तफ्तीश है वो उसके अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसको कंक्लूड करें। तो फ्रॉड का मामला इस वक्त फ्रॉड जो है वो अकेला लाहौर नहीं है, लाहौर में भी इस तरह की कम्यूनिटी हैं, ये कम्यूनिटी लेवल पे लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग जो बात यह है कि वो अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है एक ने काम सीखा वो दूसरे को सिखा रहा है, दूसरे ने काम सीखा वो तीसरे को सिखा रहा है। रोज़ाना उसमें कोई ना कोई जिद्दत लेके आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम भी उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह उसको टैकल भी कर रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे ये जिस तरह आपने नाम लिया, रहीम यार खां है, राजनपुर भी है, बकर भी है,
इसमें टोबा के जो हैं वो है, खानेवाल में है। मतलब आप ये नहीं कह सकते किसी एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है और इसके काम करने वाले मखसूस लोग हैं, हर बंदा ये काम नहीं कर रहा। अभी चूँकि ये इनिशियल फेज़ पे है, 2, 3, 4, 5 साल से ये ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि इसकी पंजाब पुलिस को भी एक्सेस दी जाए और ये लॉ में अमेंडमेंट जो हुई है इसी वजह से हुई है कि चूँकि ये अब वक्त आ गया, ये चेंज हो गया, अब डायमेंशन चेंज हो गया। अब जिस बंदे को घर बैठे बिठाए एक सिम के ज़रिए से या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या उसका एक कमेंट देने से या एक लिंक देने से उसको लाखों रुपए आ रहे हैं, तो उसको क्या ज़रूरत है वो फिज़िकली जाए, जाके किसी को अपनी जान जोखिम में डाले, अपने आप को ख़तरे में डाले। पकड़े जाने का भी ख़तरा है, ट्रेस होने का भी ख़तरा है, मोटरसाइकिल का नंबर, कोई गाड़ी का नंबर, कोई बाकी चीज़ें ट्रेस होने का ख़तरा है। तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि मैं घर में बैठा रहूँ। सिंपली आपने एक मोबाइल लेना है, डिवाइस लेनी है, 2-4 मोबाइल ले लिए, कोई 8-10 सिम में ले ली, उससे अपना रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं और एक हैंडसम जो अमाउंट है वो कितने सादा लोगों को लूटते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मज़ेदारी की बात यह है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो उनकी बातों में आ जाते हैं, वो इस तरीके से ट्रैप करते हैं। वो कहते हैं जी आपका जो है OTP वो आ गया, एक मैंने आपको भेजा है, उसको लिंक वो चेक कर लें, या उसको कोई ऐसा लिंक वो भेज देते हैं। दूसरा उसका मोबाइल अगर फ़र्ज़ कर लें उसने व्हाट्सएप हैक करना है तो उसका ज़ाहिर है उसके सिम पे उसका OTP आएगा, तो वो उससे OTP मंगवा लेते हैं। उसके लिए चाहे उनको मेहनत करनी पड़े, उनको ट्रैप करना पड़े या उनको कहना पड़े कि ये मेरा आपके पास आगे काइंडली भेज दें, तो जो ही वो लोग उसको वो OTP भेजते हैं तो उनका है व्हाट्सएप हैक करके उन्हीं के कंसर्न रिलेटिव जो हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले जो लोग हैं और उन्हीं के जानने वाले जो लोग हैं उन्हीं को वो भेजते हैं कि हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है, 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो उन्हीं से ले रहे। जितनी देर तक वो कंप्लेनेंट को पता चलता है उतनी देर तक वो 2, 4, 10 लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों की जो है आवाम को ज़रूरत है, तमाम लोगों को। एक तो ये जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें हम एप्लीकेशंस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो 3, 4, 5 चीज़ों की वो एक्सेस हमारे से ले लेते हैं ऑलरेडी। मेरे पास भी, मेरे मोबाइल में भी 15-20 जो एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल हैं। जो ही मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा तो वो हमारे से एक्सेस ले लेंगे, हमारे से कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक्सेस ले लेते हैं, हमारे से गैलरी के एक्सेस ले लेते हैं, बाकी चीज़ों की लोकेशन की एक्सेस वगैरह ले लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास डाटा सर्वर में जा रहा होता है। तो मेरी तो उन लोगों से अपील है कि ये जो मोबाइल है इसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और कंसर्न बंदे को ये नहीं समझना चाहिए कि मोबाइल मेरी मलकियत में या मैंने इसको कोड लगा दिया है और ये मेरी पॉकेट में है। ये ऐसा नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है उनके पास तो एटलीस्ट आपका डाटा जा रहा है, वो आपके डाटा तक उनकी एक्सेस है। एक तो उसको ध्यान से आपने कोई इस तरह की एप्लीकेशन जो मार्केट में डिफ़ॉल्ट कर गई है या ब्लैकमेलिंग वाली एप्लीकेशन है वो कतई अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। दूसरा ये है कि हम आज सोशल मीडिया का दौर है, तो अननोन नंबर से कोई भी आपको लिंक आता है तो आप उसको कभी भी क्लिक ना करें। वो एक बड़ा ल्यूक्रेटिव सा लिंक आपको भेज देंगे जिस पे जो इंसान साइकोलॉजिकली जिसको खोल के देखना चाह रहा होगा, तो जो ही वो आप उसको खोल के देखेंगे तो वो आपके सारी चीज़ों की एक्सेस वो आपसे ले लेगा। वो एक्सेस ले लेगा तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। तीसरा फिर ये है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको कॉल आती है, वो आके आपको कहता है कि मैंने गलती से आपको एक मैसेज कर दिया, उसमें कोड आया हुआ है, वो कोड आप मुझे सेंड करते हैं। वो कोड किसी भी सूरत में जो है वो किसी को सेंड नहीं करना चाहिए। अपने मोबाइल के मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ किसी को भी एक्सेस नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, आखिरी बात जो है, ये जो हमारा मोबाइल है ये बड़ा सेंसिटिव है। ये हमारा जब तक हमारे पास है, ये हमारी मलकियत है, तो हमें उस वक्त तक इसकी सेफ्टी जब तक ये हमारी मलकियत हो। आपको कोड, इसका पावरफुल कोड रखना चाहिए और किसी को भी इस तक एक्सेस नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका जितना भी करीबी हो। एप्लीकेशन ऐसी भी मौजूद हैं जो आप ज़रा 1 मिनट के लिए किसी को अपना मोबाइल दे दें तो वो आपके एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया और आपकी तमाम चीज़ें, तमाम डाटा वो हैक कर लेगा और उसको फिर वो आपके मुस्तकबिल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। इसी तरह लोग जो हैं, ख़वातीन का ख़ास तौर पे जो डाटा है वो इसी तरह जाता है और इसी तरह फिर वो लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, 4 काम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। जब्त के मुताबिक साइबर क्राइम विंग का क़याम आम आदमी के लिए किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं, क्योंकि आम शहरी ये नहीं जानता था कि ऑनलाइन फ्रॉड और हरासमेंट जैसे केस में किसके दरवाजे पर दस्तक दे। अब जरूरत है कि साइबर क्राइम केस विंग के नेटवर्क को पंजाब भर में फैलाया जाए। शोएब भट्टी और कैमरा टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।